नमस्कार दोस्तों। हम भारतीय इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो हैंड नोट्स पे बेस होगी और लगभग ये सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इस जो सीरीज है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे आज आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नामकरण, काल निर्धारण और सभ्यता का विस्तार। ये टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखिए, खोज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खोज के बारे में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है उसके बारे में बात करते हैं। जो 1826 है, 1826 में जो चार्ल्स मेसन हैं उन्होंने सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी और लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दो भाई थे। उन्होंने लाहौर से कराची की जो कराची है पाकिस्तान में वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ से ईंटें निकाली थी 1856 में, 1856 में। आगे देखिए, 1921 में 1921 में जो दयाराम साहनी जी थे इनके द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई और सबसे पहले हड़प्पा टीले की खोज की। और इस समय जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके जो DG थे, डायरेक्टर जनरल थे, वो जॉन मार्शल थे। तो इनके निर्देशन, जॉन मार्शल के निर्देशन में ही इस सभ्यता की खोज हुई और वो किसने की? दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो ये हमारे अपनी खोज का एक पॉइंट होता है। इसके बाद अपन देखेंगे कि इसका नामकरण क्या हुआ और कैसे हुआ नामकरण। तो हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज होने के कारण इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सर्वप्रथम जो हड़प्पा टीला है इसकी खोज हुई थी, इस कारण अपन इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और देखिए, मैंने बताया ना, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले की खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी। तो इसके और जो आपके पुरातात्विक जो विभाग हैं, जो पुरातत्व है, उसका एक नियम है कि सबसे पहले जिस टीले की खोज होती है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी के नाम पर उस सभ्यता का क्या लिखा जाता है? नाम किया जाता है। तो सबसे पहले अपने जो खोज हुई थी वो किसकी हुई थी? हड़प्पा टीले की हुई थी। आगे देखिए, देखो अगला सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांश जो स्थल है ना वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। अधिकांश जो इस सभ्यता की जो स्थल है, प्रारंभ में अधिकांश जो स्थल है वो कहाँ पे मिले थे? सिंधु नदी के किनारे मिले थे। प्रारंभ में सबसे ज़्यादा सिंधु नदी के किनारे मिले थे। और ये जो नाम है ना, ये सितंबर 1924 में इस सभ्यता की खोज की घोषणा हुई थी। और इलिस्ट्रेटेड लंदन वीकली न्यूज, जो लंदन से साप्ताहिक न्यूज निकलती थी, उसमें इस सभ्यता की सबसे पहले घोषणा की थी। और 1927 में इसका नाम सिंधु घाटी दिया था। और ये किसने दिया था? आपके जॉन मार्शल द्वारा दिया गया था। जॉन मार्शल कौन थे? इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG थे। अगला, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जो कांसा है, कांस्य युगीन का क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये सभ्यता है ना, इसमें अधिकांश जो स्थल मिले, जो अधिकांश जो वस्तुएं मिली वो कांसे की मिली और अधिकांश वस्तुओं में कांसे का उपयोग किया जाता था। इस कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और जो कांसा है वो किससे बनता है? टिन और तांबे से मिलकर बनता है, तांबे से। ठीक है, इससे मिलकर कांसा बनता है। इसे नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, अधिकांश जो स्थल है वो नदियों के किनारे मिले। अधिकांश जो स्थल थे नदियों के किनारे मिले, इस कारण इसे नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नगरीय सभ्यता? क्योंकि पहली बार वृहद स्तर पर नगरों का निर्माण हुआ। सबसे इतने विशाल स्तर पर नगरों का पहली बार निर्माण हुआ, इस कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। हालांकि नगरों से ज़्यादा यहाँ पर ग्रामीण बस्तियाँ मिली, ग्रामीण एरिया ज़्यादा मिला, लेकिन पहली बार वृहद स्तर पर जो नगर का निर्माण हुआ ना, वो होने के कारण इसे हम
नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी हम इसे कह देते हैं, क्योंकि पहले तो सिंधु नदी के किनारे हुए, लेकिन बाद में जो इसका जो इसके जो स्थल मिले ना, वो सिंधु और जो सरस्वती है उसके मध्य मिले, इस कारण से सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसका काल निर्धारण की बात करते हैं। अब अपन ने देख लिया कि इसका नामकरण कर दिया अपन ने, है ना, और इसकी खोज के बारे में अपन ने जान लिया। अब इसका काल निर्धारण कि ये जो सभ्यता है ये कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी है ये सभ्यता। तो हालांकि जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, ये एक मत नहीं है कि इतने समय से इतने समय तक ये रही, और इसकी लिपि का भी अपने को पढ़ नहीं पाए, इसकी लिपि भी हम लोग पढ़ नहीं पाए अभी। तो इसका जो काल निर्धारण के बारे में जो वैज्ञानिक है ना, उनमें आपस में मतभेद हैं, और अलग अलग विद्वान अलग अलग टाइम पीरियड बताता है। तो कुछ विद्वानों का टाइम पीरियड अपन देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी के अनुसार जो टाइम पीरियड है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना, 2600 से 1920 माना। डीपी अग्रवाल जी जो थे, उन्होंने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर 2300 से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का कालक्रम माना। जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने 3250 से 2750 बीसी इस सभ्यता का कालक्रम माना। एमएच वत्स जो थे, उन्होंने 3500 से 2700 बीसी इस सभ्यता का कालक्रम माना। और जो सीजे गेड था, सीजे गेड जो थे, उन्होंने 2350 से 1750 इस सभ्यता का कालक्रम माना। और जो अर्नेस्ट मैक्के थे, उन्होंने 2800 से 2500 बीसी इस सभ्यता का कालक्रम माना। तो ये काल निर्धारण के बारे में था कि अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए, और ये कालक्रम से संबंधित था। अगला देखिए आप, सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे था? तो इसका जो विस्तार है वो 3 देशों में था। कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में था। देखिए, जो नॉर्थ है, उत्तर में सबसे उत्तरी पॉइंट है इस सभ्यता का, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो है मांडा। और ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिण की बात करें तो सबसे दक्षिण में जो इस नदी का जो इस सभ्यता का जो स्थल है वो देमाबाद है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। अगर सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर है, जो ये मेरठ यूपी में है। और कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और अगर सबसे पश्चिम में बात करें तो इस सभ्यता का जो स्थल है वो है सुतका गेंडो, सबसे पश्चिमी स्थल है। और ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे? दास नदी के किनारे स्थित है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। कुछ वैज्ञानिक 20 लाख भी बता देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना। तो और ये एक बार मैं आपको एएसआई के बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसकी स्थापना से लेके और अभी तक भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? आपकी स्थापना जो हुई थी वो 1861 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? आपकी जो ये स्थापना थी ये किसके द्वारा की गई थी? आपके 1861 में कलकत्ता में हुई थी, और अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा ये की गई थी। ये पहले डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल रहे थे। और कब से कब तक रहे थे? 1885 तक रहे ये। इसके बाद बर्गेस जो थे वो इसके डीजी बने, डायरेक्टर जनरल बने, और ये 1886 से 90 तक रहे। इसके बाद जो बंगाल का एक कलेक्टर हुए थे एडवर्ड बक, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर बजट वगैरह नहीं है, तो एएसआई को 1892 में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। इसे बक संकट भी कहते हैं हम, है ना, आर्थिक संकट का हवाला देते हुए। इसके बाद आप फिर आए लॉर्ड कर्जन जो थे, वो आपके वॉइस राय बने। हम देखते हैं वो लॉर्ड कर्जन वॉइस राय बनते हैं। और ये जो लॉर्ड कर्जन हैं, इन्होंने आपके गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कर्जन। और इनके समय पर इसकी 1902 में क्या हुई? स्थापना हुई, पुनः स्थापना। और जो इसके पहले डीजी हुए वो हुए जॉन मार्शल, जो 1902 से 28 तक जॉन मार्शल रहे। इसके बाद हरग्रीव्स रहे 1928 से 31 तक। फिर इसके बाद दयाराम साहनी 1931 से 1935 तक रहे। जेहब बाल्कस्टोन रहे 1935 से 37 तक। इसके बाद केएन जो दीक्षित थे वो 1937 से 44 तक रहे। इसके बाद जो आपके व्हीलर थे, मार्टिमर व्हीलर, 1944 से 48 तक रहे। आज़ादी के समय यही थे। एनवी चक्रवर्ती 1948 से 50 तक। एमएस वत्स 1950 से 53। अमलानंद घोष 1953 से 68 तक। और बीबी लाल
1968 से 72 तक। ये प्रमुख इसके आपके एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, डीजी थे। ठीक है, तो आज का अपन वीडियो यहीं पे फिनिश करेंगे। अगला अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आगे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।